शुरू करते हैं हाँ। तो एक साधारण सा आरटीआई आवेदन, हम्म, मतलब जिसमें जमीन के एक बहुत ही छोटे से काम की जानकारी मांगी गई थी। हम्म, और अचानक अचानक जो जवाब देने वाले सरकारी अधिकारी हैं हम्म। वो अपने आधिकारिक पत्राचार में अपना नाम तक छिपाने लगे। हाँ, ये सच में बहुत अजीब है। है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकले एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जहां जहां एक आम नागरिक ने प्रशासन की इस रहस्यमयी चुप्पी का जवाब सीधे क्रिमिनल लॉ मतलब आपराधिक कानून से दिया है। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला वास्तव में प्रशासनिक व्यवस्था के उस हिस्से को उजागर करता है जिसे अक्सर हम और आप, मतलब आम लोग, देख नहीं पाते। सही बात है। हम आज उन दस्तावेजों पर चर्चा कर रहे हैं जो शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर की गई एक द्वितीय अपील से जुड़े हैं। जो 12 मई वाली अपील है। जी बिल्कुल, ये अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम आमतौर पर आरटीआई कहते हैं, उसकी धारा 19(3) के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ को 12 मई 2026 को भेजी गई है। और ये कोई साधारण अपील नहीं है। मतलब इस चर्चा के माध्यम से मैं ये डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे एक बिल्कुल सीधा साधा आरटीआई आवेदन, हाँ जिसमें केवल जमीन के खारिज दाखिल या जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, जी, बस उसकी प्रक्रिया समझने की कोशिश की गई थी। ठीक प्रक्रिया। हाँ, और वो अचानक से दस्तावेजों की हेराफेरी और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की गंभीर आपराधिक धाराओं की एक एक इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। देखिए, इस पूरे मामले में जो चीज़ मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे कानूनी अधिकारों का एक रणनीतिक इस्तेमाल किसी भी अपारदर्शी व्यवस्था को जवाबदेह बना सकता है। मतलब सिस्टम को घेरना। बिल्कुल। जब एक आम नागरिक सिस्टम से सवाल पूछता है और सिस्टम जानकारी देने से बचने के लिए, मतलब अपने ही बनाए जटिल नियमों के पीछे छिपने की कोशिश करता है, तो वहां से असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए संघर्ष की शुरुआत से ही बात करते हैं। घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, टाइमलाइन बहुत अहम है यहाँ। दस्तावेज बताते हैं कि मूल आरटीआई आवेदन 27 फरवरी 2026 को किया गया था। ठीक है। अब जो जवाब तैयार होता है वो पत्र संख्या 17 के रूप में 20 अप्रैल को बनता है। लेकिन अपीलार्थी को ये जवाब पूरे 60 दिन की देरी से 27 अप्रैल को प्राप्त होता है। और वो भी आधा अधूरा, मतलब पूरी जानकारी नहीं थी उसमें। हाँ, आधी अधूरी जानकारी। और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, उसने आधिकारिक पत्राचार में अपना नाम तक गुप्त रखा है। नाम ही नहीं लिखा। बिल्कुल। हालांकि अब अन्य दस्तावेजों से पता चलता है कि पीआईओ के रूप में तहसीलदार विवेकानंद दुबे और शिव प्रकाश सरोज के नाम इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। देखिए, यहीं से इस पूरे मामले में प्रक्रियात्मक खामियों की, मतलब गलतियों की शुरुआत होती है। कैसे? आरटीआई कानून का पूरा ढांचा ही एक सख्त समय सीमा पर टिका हुआ है। मतलब 30 दिन के भीतर जवाब देना एक कानूनी बाध्यता है। हाँ, और यहाँ तो डबल टाइम लग गया। जी, 60 दिन की देरी अपने आप में अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। लेकिन जो दूसरी बात आपने बताई ना, नाम छिपाना, हाँ, वो तो पारदर्शिता के मूल सिद्धांत पर ही एक बहुत बड़ा प्रहार है। लेकिन एक मिनट, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम यहाँ थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? मतलब क्या एक अधिकारी का नाम भूल जाना या पत्राचार में न लिखना सिर्फ एक साधारण मानवीय गलती या कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं हो सकती? हर चीज को एक सोची समझी साजिश मानना क्या थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया आपने। पहली नजर में देखने पर यह सच में एक भूल लग सकती है। हाँ, मतलब इंसानी तो है वो भी। बिल्कुल। लेकिन जब हम प्रशासनिक व्यवस्था के काम करने के तरीके को देखते हैं ना, तो आधिकारिक पत्राचार में नाम, पद और मुहर, ये तीनों चीजें किसी भी दस्तावेज की प्रामाणिकता तय करती हैं। अच्छा, मतलब ये मैंडेटरी होता है? हाँ, 100%। अगर अधिकारी की पहचान ही स्पष्ट नहीं होगी तो कल को उसकी व्यक्तिगत जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? बात तो सही है। जब कोई लोक सेवक अपने नाम के बिना आधिकारिक पत्राचार करता है तो वो एक तरह से एक ढाल के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि भविष्य में कोई भी कानूनी या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई सीधे उस तक ना पहुंच सके। तो ये वैसा ही है जैसे
मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी के कस्टमर केयर को फोन करे। हाँ, वो शिकायत तो दर्ज कर ले, लेकिन न तो कोई टिकट नंबर दे और ना ही बात करने वाले एजेंट का नाम बताए। बिल्कुल। ऐसे में अगर समस्या हल नहीं होती है तो भविष्य में वो व्यक्ति शिकायत करेगा भी तो किससे? बहुत ही सटीक उदाहरण है आपका। जब व्यवस्था जानबूझकर अपनी पहचान मिटाती है तो वो नागरिक को एक तरह से अंधेरी गली में धकेल रही होती है। सच में। और इस मामले में ये अंधेरी गली केवल नाम छिपाने तक सीमित नहीं थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब 60 दिन बाद वो गुमनाम और अधूरा जवाब आता है तो उसमें एक और दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो अलग से आवेदन वाली बात। जी, दस्तावेजों के अनुसार उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम सदर के रीडर अरुण कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में आदेशों की प्रमाणित प्रतियां देने से साफ मना कर दिया। और इसका कारण क्या बताया गया? उन्होंने लिखा कि इसके लिए अलग से आवेदन करें। और देखिए, यहीं पर इस मामले का सबसे दिलचस्प कानूनी पहलू सामने आता है। कैसे? ये वो बिंदु है जहां एक विभाग के अपने बनाए नियम और देश के केंद्रीय कानून के बीच सीधा टकराव होता है। हाँ, और इस पर अपीलार्थी ने पुरजोर विरोध भी दर्ज किया है। उनका तर्क है कि ये आरटीआई की धारा 6 और धारा 22 का खुला उल्लंघन है। बिल्कुल। और साथ ही आवेदन खारिज करने का कोई वैध कारण आरटीआई की धारा 7-8 के तहत नहीं दिया गया। तो मुझे यहाँ ये समझना है कि जब आरटीआई की धारा 22 बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि इस कानून का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। जी, ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब कि ये कानून किसी भी अन्य राजस्व संहिता या कोर्ट मैनुअल के नियमों से ऊपर है। तो फिर ये अधिकारी इस तरह के बेतुके जवाब क्यों देते हैं? देखिए, इस ओवरराइडिंग इफेक्ट को थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है यहाँ पर। हाँ, बताइए। इसका अर्थ ये है कि यदि सूचना का अधिकार अधिनियम और किसी विभाग के अपने पुराने नियमों के बीच कोई भी विरोधाभास होता है, मतलब टकराव होता है, तो हमेशा आरटीआई अधिनियम की ही जीत होगी। संसद ने ये प्रावधान इसी दिन के लिए बनाया था ताकि कोई भी सरकारी विभाग अपने बनाए गए जटिल और दशकों पुराने कोर्ट मैनुअल का बहाना देकर सूचना देने से बच न सके। तो अगर कानून इतना स्पष्ट है तो क्या विभाग अक्सर जानबूझकर अपने आंतरिक नियमों की आड़ लेते हैं? मतलब क्या उन्हें पता नहीं होता कि उनका नियम आरटीआई के सामने टिक नहीं पाएगा? उन्हें बहुत बहुत अच्छी तरह से पता होता है। सच में? बिल्कुल। इसे आप प्रशासनिक या विभागीय अहंकार कह सकते हैं। होता क्या है ना, कई बार सरकारी तंत्र में अधिकारी अपने पुराने दशकों से चले आ रहे राजस्व नियमों को ही अपनी दुनिया का सर्वोच्च कानून मान बैठते हैं। ओहो, मतलब ईगो का इशू है। हाँ, ईगो। जब उनसे कोई जानकारी आरटीआई के तहत मांगी जाती है तो उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। तो वो घुमाते हैं फिर। जी, इसलिए वे अलग से आवेदन करें या हमारे विभागीय नियमों के अनुसार यह मुमकिन नहीं है, जैसे जैसे जवाब देकर नागरिक को थकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कानूनी रूप से तो ये गलत है ना? पूरी तरह से। कानूनी रूप से आरटीआई की धारा 7-8 के तहत उन्हें स्पष्ट कारण देना होता है कि आरटीआई एक्ट के किस विशिष्ट प्रावधान के तहत सूचना रोकी जा रही है। किसी अन्य नियम का हवाला देना पूरी तरह से अवैध है। ये तो सच में मतलब हैरान करने वाला है। लेकिन मामला यहाँ सिर्फ नियमों की लड़ाई तक नहीं रुकता। हाँ, अभी तो और भी बहुत कुछ है इसमें। दस्तावेजों को किसी पुराने नियम का हवाला देके रोकने की कोशिश करना तो फिर भी एक प्रशासनिक दांवपेच माना जा सकता है। मामला तब बहुत ही गंभीर दिशा में मुड़ जाता है जब जिन दस्तावेजों को देने का दावा किया गया वो लिफाफे में मिलते ही नहीं है। हाँ, ये प्रशासनिक लापरवाही से आगे बढ़कर किसी और चीज की तरफ इशारा करता है। ताकि पोर्टल के आदेश संलग्न है, लेकिन जब अपीलार्थी ने लिफाफा खोला तो अंदर कुछ था ही नहीं, एकदम खाली। फिर अपीलार्थी ने पीआईओ विवेकानंद को फोन पर इसकी सूचना दी। उन्होंने वादे भी किए कि वे दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वे कभी नहीं दिए गए। और यहीं से इस पूरी अपील का सबसे विस्फोटक हिस्सा सामने आता है। आप उस हिस्से की बात कर रही हैं जहां अपीलार्थी ने सीधे तौर पर आपराधिक कानूनों को इस मामले में खींच लिया? जी हाँ, बिल्कुल। अपीलार्थी ने अपने पुराने मुकदमों जिनके नंबर दस्तावेजों में T2013 मतलब T20156144 और T2015613361 दर्ज हैं, उनमें हुई घटित धोखाधड़ी या फौजरी की जांच के लिए उन अधिकारियों के नाम और पद मांगे थे जो उस समय शामिल थे। जी, पुराने मामलों की बात है ये। हाँ, और आरोप ये है कि इन अधिकारियों के नामों को
जानबूझकर छिपाया गया है। और इसके जवाब में अपीलार्थी ने सूचना आयोग के सामने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की सख्त धाराओं का हवाला दे दिया है। और देखिए, ये कोई सामान्य कदम नहीं है। आरटीआई अपील में सीधे क्रिमिनल लॉ की धाराओं का प्रवेश इस मामले को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अपीलार्थी ने बीएनएस 198, 199, 222 और 223 का जिक्र किया है, जो गलत रिकॉर्ड बनाने और आदेशों की अवज्ञा करने से जुड़ी हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो है बीएनएस की धारा 249 का इस्तेमाल। धारा 249? मुझे इसके बारे में समझाइए ना। मतलब एक राज्य सूचना आयुक्त के सामने प्रशासनिक खामियों की शिकायत करते हुए अचानक इस आपराधिक धारा का उल्लेख करना कितना प्रभावशाली होता है। आरटीआई और आपराधिक कानून आपस में कैसे जुड़ रहे हैं यहाँ? देखिए, ये कदम अपीलार्थी की एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक कानूनी समझ को दर्शाता है। वो कैसे? आमतौर पर लोग आरटीआई अपीलों में सिर्फ ये शिकायत करते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं मिली या जानकारी देने में देरी हुई। हाँ, ज्यादातर तो यही होता है जी, और इसे एक प्रशासनिक चूक माना जाता है। लेकिन यहाँ अपीलार्थी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जानकारी न देना कोई भूल नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी आपराधिक साजिश है। ओह, आपराधिक साजिश। बिल्कुल। बीएनएस की धारा 249 का मूल उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना है जो किसी अपराधी को बचाने के लिए जानबूझकर सबूत मिटाते हैं या जानकारी छिपाते हैं। ओहो, अब मैं समझी। मतलब अपीलार्थी यह कह रहा है कि पुराने मुकदमों में जिन अधिकारियों ने धोखाधड़ी की थी, मौजूदा पीआईओ उन अपराधियों के नाम इसलिए छिपा रहा है ताकि वे दंड से बच सकें। बिल्कुल सटीक पकड़ा आपने। बीएनएस 249 का जिक्र करना एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है यहाँ। मास्टर स्ट्रोक। ये राज्य सूचना आयोग और असंबंधित अधिकारियों को ये स्पष्ट संदेश देता है कि आप सिर्फ अपने विभाग के सूचना नियमों को नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि आप देश के आपराधिक कानून की नजर में मुजरिमों को बचाने का एक गंभीर अपराध कर रहे हैं। क्या बात है! मतलब ये तो गेम ही पलट दिया। जी, ये अधिकारियों के उस कंफर्ट जोन को तोड़ देता है जहां उन्हें लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं और ज्यादा से ज्यादा उन्हें विभागीय डांट फटकार का ही सामना करना पड़ेगा। हाँ, सस्पेंड हो जाएंगे कुछ दिन के लिए बस। वही तो, ये उन्हें चेतावनी देता है कि उनके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। ये तो वाकई में एक जबरदस्त पलटवार है। मतलब सिस्टम के बनाए चक्रव्यूह को उसी के कानूनों से तोड़ना। बिल्कुल। लेकिन इन सब कानूनी पेचीदगियों और बीएनएस की भारी भरकम धाराओं के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी लड़ाई का मूल उद्देश्य क्या है। हाँ, जड़ तक जाना जरूरी है। अगर हम इस अपील के बिल्कुल केंद्र में जाएं, तो ये लड़ाई सिर्फ कुछ कागजों को हासिल करने की नहीं है। जी। अपीलार्थी ने राजस्व संहिता की धारा 34 के तहत होने वाली खारिज दाखिल या जिसे म्यूटेशन कहते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की थी। खारिज दाखिल, जो कि कृषि और जमीन से जुड़े मामलों में भारत के सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा जटिल और अपारदर्शी मुद्दों में से एक है। तो ये खारिज दाखिल असल में है क्या, और इसमें ऐसा क्या है जिसे जानने के लिए इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है? मैं समझाता हूँ। हाँ। क्योंकि दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी बस ये जानना चाहता था कि इस पूरी प्रक्रिया का एक ब्लूप्रिंट क्या है। मतलब जब कोई आदेश पारित होता है तो उसमें कौन कौन से दस्तावेज देखे जाते हैं, आदेश देने के बाद से लेकर उसे कंप्यूटर के रिकॉर्ड में चढ़ाने तक के बीच कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, रिकॉर्ड में चढ़ने के बाद उसे क्रॉस चेक कैसे किया जाता है। देखिए, खारिज दाखिल या म्यूटेशन को अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझें जी, तो जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या पुश्तैनी जमीन उसके नाम आती है, तो सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को ही म्यूटेशन कहते हैं। सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है। हाँ, ये सुनने में एक साधारण सी क्लर्कल प्रक्रिया लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये एक बहुत बड़ा ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स मतलब एक ऐसी बंद जगह जहां अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अच्छा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवाने जाता है। उसे बताया जाता है कि फाइल आगे बढ़ गई है, लेकिन हफ्तों या महीनों तक रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं चढ़ता। जब वो पूछने जाता है तो कोई कहता है कि फाइल तहसीलदार के पास है। हाँ, चक्कर कटवाते हैं।
कोई कहता है कंप्यूटर ऑपरेटर छुट्टी पर है, या कोई किसी पुराने नियम का हवाला देकर फाइल को रोक लेता है। समझ रही हूँ। चूंकि आम नागरिक को ये नहीं पता होता कि किस चरण पर कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है, इसलिए वो शोषण का शिकार होता है। भ्रष्टाचार हमेशा ऐसी ही अस्पष्टता के अंधेरे में पनपता है। बाप रे, अगर ये बात है तो अपीलार्थी की ये मांग बहुत ही व्यापक जनहित से जुड़ी है। जी, बहुत बड़ी बात है। अगर इस म्यूटेशन प्रक्रिया का वो ब्लूप्रिंट सच में सार्वजनिक हो जाए, अगर ये स्पष्ट हो जाए कि फाइल किस टेबल पर कितने दिन रह सकते हैं और उसके लिए कौन जवाबदेह है, तो क्या इस एक जानकारी से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी चोट नहीं लगेगी? निश्चित रूप से लगेगी। अगर प्रक्रिया पारदर्शी हो जाए तो कोई भी फाइल महीनों तक बिना वजह किसी मेज पर धूल नहीं खाएगी। बिल्कुल। कोई भी बाबू मनमाने ढंग से काम नहीं रोक पाएगा। अपीलार्थी असल में उसी ब्लैक बॉक्स को खोलने की चाबी मांग रहा है। चाबी। उनका तर्क यही है कि इस जानकारी के सार्वजनिक होने से आने वाले समय में किसानों, सरकारी कर्मचारियों और व्यवस्था दोनों का फायदा होगा। ये एक ऐसी आरटीआई है जो सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं सुलझा रही, बल्कि पूरी व्यवस्था के काम करने के तरीके को सुधारने की क्षमता रखती है। ये तो वाकई में व्यवस्था के हृदय पर सीधा प्रहार है। और इतने व्यापक जनहित को सामने रखने के बाद जी, और अधिकारियों की इतनी गंभीर खामियों जैसे देरी, गुमनाम पत्राचार और जानकारी छिपाने को कानूनी रूप से साबित करने के बाद अब बात आती है रिलीफ सॉट यानी न्याय की मांग की। अपीलार्थी इस दूसरी अपील के जरिए राज्य सूचना आयोग से चाहता क्या है? देखिए, ये हिस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि जो न्याय मांगा गया है वो बहुत ही नपे तुले तरीके से व्यवस्था को अनुशासित करने के लिए तैयार किया गया है। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी ने सबसे पहले मांग की है कि प्रथम अपीली अधिकारी यानी FAA, जो कि उपजिलाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार गंगवार और नोडल अधिकारी संजय चावला हैं, हाँ, और साथ ही PIO के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इसके बाद RTI की धारा 7(6) के तहत सभी अवांछित सूचनाएं और प्रमाणित प्रतियां बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि 30 दिन की समय सीमा बहुत पहले पार हो चुकी है। जी, समय सीमा पार होने पर सूचना मुफ्त पाना RTI कानून के तहत एक स्थापित अधिकार है। लेकिन इसके बाद की मांगे व्यवस्था में डर पैदा करने वाली हैं। वो कैसे? धारा 20(1) के तहत देरी और भ्रामक तथ्यों के लिए अधिकतम अर्थदंड या जुर्माना लगाने की मांग की गई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 20(2) के तहत जानबूझकर सूचना छिपाने और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की गई है। जी, सर्विस रिकॉर्ड वाली बात। हाँ, साथ ही भविष्य में हर पत्राचार में अधिकारी का नाम और पद स्पष्ट रूप से लिखने का आदेश भी मांगा गया है। मुझे यहाँ एक बात समझाइए। आप पूछिए। धारा 20(1) का जुर्माना तो समझ आता है, लेकिन ये सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली बात, मतलब ये कितनी बड़ी है? क्या एक अधिकारी के लिए सर्विस रिकॉर्ड में दाग लगना किसी जुर्माने से ज्यादा डरावना होता है? बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। अच्छा। अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था की नब्ज को समझें तो धारा 20(1) के तहत लगने वाला 25,000 रुपए तक का जुर्माना कई बार अधिकारियों के लिए बहुत छोटी कीमत होती है। हाँ, 25,000 तो दे ही देंगे वो। जी, कई मामलों में अधिकारी इसे आसानी से अपनी जेब से भर देते हैं। सही बात है। लेकिन जब बात धारा 20(2) की आती है और किसी अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड में ये लाल स्याही से दर्ज हो जाता है कि उसने जानबूझकर सूचना छिपाई या किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा बना, तो क्या होता है? अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होता है। अच्छा, तो क्या इसका असर उनके करियर पर पड़ता है? पूरी तरह से पड़ता है। सर्विस रिकॉर्ड में एक भी नकारात्मक टिप्पणी, जिसे एडवर्स एंट्री कहते हैं, वो उनके अगले प्रमोशन को सालों तक रोक सकती है। बाप रे। या उनके मनचाहे ट्रांसफर को प्रभावित कर सकती है, और यहां तक कि भविष्य में किसी भी बड़े और जिम्मेदारी वाले पद पर बैठने से उन्हें हमेशा के लिए वंचित कर सकती है। मतलब करियर ही खत्म एक तरह से। बिल्कुल। यही वो असली सजा है जो प्रशासनिक गलियारों में खौफ पैदा करती है। जुर्माना भरकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड का धागा आपके साथ आपके रिटायरमेंट तक चलता है। सही कहा। अपीलार्थी यह बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर सिस्टम को सच में साफ करना है और भविष्य के लिए एक नज़ीर पेश करनी है,
तो चोट वहां करनी होगी जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। ये पूरा विश्लेषण हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि देखने में नीरस लगने वाले कागजों के एक पुलिंदे में और कानूनी धाराओं में कितनी ताकत छिपी हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटें तो ये मामला सिर्फ 60 दिन की देरी, एक खाली लिफाफे या किसी क्लर्क के अलग से आवेदन करें कहने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मामला एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही लड़ाई है। जी, ये आरटीआई अधिनियम की धारा 22 की उस ओवरराइडिंग ताकत का शानदार प्रदर्शन है जो पुराने विभागीय नियमों और विभागीय अहंकार को एक झटके में तोड़ देती है। सही बात है। ये इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जैसी गंभीर आपराधिक धाराओं का इस्तेमाल करके उन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है जो सिस्टम की आड़ में खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये एक आम नागरिक की उस लंबी लड़ाई का प्रतीक है जो खारिज दाखिल जैसी जटिल और अपारदर्शी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार का अंधेरा मिटाना चाहता है। देखिए, मेरा मानना है कि इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि कानून सिर्फ वकीलों की बहसों और अदालतों की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। आम आदमी का भी हथियार है। बिल्कुल। जब एक जागरूक नागरिक विभिन्न कानूनों को आपस में जोड़ना सीख जाता है, जैसे यहाँ पारदर्शिता के कानून आरटीआई और आपराधिक कानून बीएनएस को एक साथ जोड़ा गया है जी, तो वो पूरी की पूरी अपारदर्शी प्रशासनिक मशीनरी को कटघरे में खड़ा कर सकता है और उनसे जवाब मांग सकता है। क्या बात है। और यही बात हमें आज के हमारे अंतिम विचार तक लाती है। जरा इस बात पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए कि अगर इस देश का हर एक जागरूक नागरिक अपने अधिकारों और इन आपराधिक कानूनों के बीच के इस गहरे संबंध को पूरी तरह समझ जाए, तब व्यवस्था को छिपने के लिए पुराने नियमों का कोई कोना नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में ऐसी कितनी फाइलें होंगी जो दशकों पुराने कोर्ट मैनुअल या इसके लिए अलग से आवेदन करे के बेतुके और अवैध बहानों के नीचे आज भी धूल खा रही हैं। बहुत से होंगी, अनगिनत। हाँ, अगर हर नागरिक इस तरह से धारा 22 की ताकत के साथ सवाल पूछने लगे तो कितनी सच्चाई अचानक उन बंद कमरों से बाहर आ जाएगी और कितने ही रुके हुए काम पल भर में पूरे होने लगेंगे। शायद तब व्यवस्था सच में पारदर्शी होने के लिए मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी सोच है। जी, इस विचार पर हम सभी श्रोताओं को गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।